बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअस्सस नाज़रीन इकराम, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह पर जो इल्म मज़हब का असर पड़ना चाहिए था वो ज़ाहिर न हुआ और मोहम्मद की बेबाक फितरत बास इखलाकी पाबंदियों से अमूमन आज़ाद रही। वही मगरबी मौर्रखीन जो मुराद सानी के मुकारमे इखलाक और शरीफाना और साफ के मद्दाह थे और इसके 80 साला ऐहद हुकूमत के एक वाक़े को भी काबिल इल्ज़ाम नहीं ठहराते, मोहम्मद सानी की संगदिली, बेएतमादी और अयाशी की दास्तान बेतकल्लुफ़ बयान करते हैं। नाज़रीन इकराम, वो लिखते हैं कि खफीफ से इश्ताल पर वो कत्ल का हुक्म दे देता था, यहाँ तक कि बड़े बड़े पाशाओं और वज़ीरों को भी अपनी जान की तरफ से कभी इत्मीनान नहीं रहता था। चुनांचे इसके ऐत में 2 सदर आज़म बगैर किसी साबिक तंबिया या इत्तला के इसके हुक्म से फ़ौरन कत्ल कर दिए गए। नाज़रीन इकराम, लैंड पॉल का बयान है कि मुआहिदों के तोड़ने में वो अहले हंगरी का हरीफ था। शैवियल कहता है कि अपने ईसाई हम असरों की तरह मोहम्मद इस मुफीद असूल का कायल था जो अहद कुफार के साथ बांधा जाए इसकी पाबंदी ज़रूरी नहीं। दूसरे मगरबी मौर्रखीन भी ऐसे ही ख्यालात ज़ाहिर करते हैं कि इनकी तायद वाक़यात से करते हैं, लेकिन देखना यह है कि जिन मुआसरीन से मोहम्मद का साबका था इनका तर्स अमल इस बाब में क्या है। नाज़रीन इकराम, लॉर्ड वर्सले मोहम्मद की संगदिली और नक़स अहद के मुतअद्दिद वाक़यात बयान करने के बाद आखिर में लिखता है कि मोहम्मद के मुसालिम और गद्दारियों पर एक बुलंद म्यार के लिहाज से राय कायम करना शायद करीने इंसाफ नहीं है। इसके दुश्मन यानी इन मुल्कों के फरमारवा जिन पर इसने चढ़ाई की और जिन्हें इसने फतह किया, इन बातों में अक्सर इससे कम न थे। इस्कंदर बेग, जिसको अल्बानिया की वतन परस्ताना मुदाफ़त के सिले में अपने मुल्क के अंदर एक वली की शोहरत और तारीख में एक बुलंद मुकाम हासिल हुआ, जब कभी से मौका मिलता हद दर्जे सफ़ाक और इंतकाम जो साबित होता वो जंग के कैदियों को आदतन कत्ल करा देता था। नाज़रीन इकराम, इस मामले में मौर्या के दोनों हुक्मरान भी पीछे न थे। विलाचिया का फरमरवा, जिसका नाम विल्लाद था, तारीख के शदीद तरीन जालिम और खूनखार बदमाशों में था। वो एम्पेलर यानी जिस्म में मीखे ठोंक कर हलाक करने वाला मशहूर था। नाज़रीन इकराम, इसे इन कैदियों और दूसरे मजलूमों की जिन्हें वो इस जालमाना तरीके से कत्ल कराता मरते वक़्त की अज़ियत और तड़प देखने में ख़ास लुत्फ़ आता था। वो इस गरज से इनकी ज़ियाफ़तों की रौनक के लिए महफूज रखे जाते थे। नाज़रीन इकराम, एक बार जब किसी मेहमान ने इस बात पर ताज्जुब ज़ाहिर किया कि वो ऐसी मौत से मरने वाले के जिस्म की बू कैसे बर्दाश्त करता है, तो इसने इस मेहमान को फौरी सूली पर चढ़वा दिया और हुक्म दिया कि सूली का खंबा दूसरों से ज्यादा बुलंद रखा जाए ताकि जिस बू की मेहमान ने शिकायत की है इसकी तकलीफ इसे न पहुंचे। नाज़रीन इकराम, इश्ताल या इंतकाम के मौके पर मोहम्मद सानी ने जो कुछ भी किया होता, हम इसकी फितरत नरम और लतीफ़ जज्बात से महरूम न थी। कुस्तुनतुनिया की फतह के रोज़ इसने इस रहमदिली और रफ़ीकुल कल्बी का सबूत दिया। इसकी मिसाल इसके किसी हम असर ने कभी पेश न की। नाज़रीन इकराम, डेविड नोटारस जो अफवाज कुस्तुनतुनिया का सिपहसालार आज़म था, जब गिरफ्तार करके इसके सामने लाया गया तो मोहम्मद ने न सिर्फ इसे माफ़ कर दिया बल्कि अपनी सरपरस्ती का भी यकीन दिलाया। इसने डेविड के साथ यहाँ तक नवाजिश की कि इसकी बीवी की इयादत के लिए गया जो अलालत और तासा मुसीबत के गम से परेशान थी, और नहायत नरमी और एहतराम के साथ जिस तरह कोई लड़का अपनी माँ को समझाई से तसल्ली तशकी दी। नाज़रीन इकराम, ऐसी ही नरमी का बर्ताव इसने हुकूमत के बड़े बड़े अफसरों के साथ भी किया और इनमें से कई एक का ज़र फदिया इसने खुद अदा किया। चंद ही दिनों में इसके अफ़्वो करम का दामन तमाम बशिंदगाने शहर तक दराज हो गया, मगर जल्द ही ये दामन खून के धब्बों से दागदार नजर आने लगा। नोटारस और इसके लड़कों के कत्ल का वाक़या ईसाई मर्रखों ने मोहम्मद के नक़स अहद, संगदिली और नफ्स परस्ती की एक बेन मिसाल के तौर पर लिखा है और दिल खोल कर इसे बुरा भला कहा है, लेकिन गबन की तहकीक ने हकीकत को बेनकाब कर दिया है और एक बादनतीनी मर्रख की हक गोई से बहतान की ये पूरी इमारत जो बुग़्ज़ो अनात की बुनियाद पर कायम थी मस्मार हो गई। नाज़रीन इकराम, ईसाई मर्रखीन डेविक और इसके लड़कों को शहादत का दर्जा देते हैं और कत्ल का सबब ये करार देते हैं कि इसने अपने लड़कों को सुल्तान के खलूत ऐश में भेजने से इनकार कर दिया था, लेकिन वाक़या ये था कि ये कत्ल एक साजिश का नतीजा था जो नोटारस कुस्तुनतुनिया की रहाई के लिए इटली से कर रहा था। गबन लिखता है कि ऐसी बागियाना साजिश काबिल सताइश हो सकती है, लेकिन जो बाकी दलेराना जुर्रत करता है वो इसकी
پاداش میں اپنی جان کے حق سے بجا طور پر محروم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی فاتح اپنے دشمن کو قتل کر دے جس پر آئندہ وہ اعتبار نہیں کر سکتا ہو تو ہمیں اس کو قابل الزام نہ قرار دینا چاہیے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سلطان محمد فاتح ایک مطلق الاعلان فرمانروا کی طرح حکومت کرنا چاہتا تھا اور کسی وزیر کی مداخلت کو گوارا نہ کرتا۔ عثمان سے لے کر مراد ثانی تک تمام سلاطین اپنے وزیروں اور سپہ سالاروں سے مشورہ لیا کرتے تھے اور انہیں شریک دسترخوان بھی کرتے تھے، لیکن محمد نے اس دستور کو اٹھا دیا۔ وہ صرف حکام نافذ کرتا اور کسی کو محرم راس نہ بناتا، کھانا بھی وہ تنہا کھایا کرتا تھا۔ ناظرین اکرام، ایک واضح قانون کی حیثیت سے سلطان محمد ثانی اپنے تمام پیشروؤں سے ممتاز نظر آتا ہے، اور خان کے عہد میں دولت عثمانیہ کے پہلے وزیر علاء الدین نے چند فوجی اصلاحات جاری کی تھی جن کی تکمیل مراد اول کے زمانے میں ہوئی۔ نظام حکومت کے لیے کوئی دستور اس وقت تک مرتب نہ ہوا تھا۔ محمد فاتح پہلا عثمانی سلطان ہے جس نے آئین سلطنت کو باضابطہ طور پر ترتیب دیا۔ اس کا قانون نامہ سلطنت عثمانیہ کا بنیادی دستور ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔